नमस्कार साथियों आज हम बात करने जा रहे हैं रासायनिक आबंधन और आणविक संरचना यूनिट 4 के लेक्चर 4 के बारे में। इससे पहले अपनों ने 3 लेक्चर इसके सिस्टमेटिक पढ़ लिए हैं और आज का अगर ये टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझना है तो इससे पहले इस लेक्चर से पहले वाला जो लेक्चर है, थर्ड लेक्चर है इस यूनिट का, उस लेक्चर को आप ज़रूर देखें क्योंकि उसमें मैंने लुईस स्ट्रक्चर के बारे में बता रखा, लुईस संरचना के बारे में बता रखा। अगर आपको वो लुईस संरचना अच्छे से बनाना आती है तो आप जो आज का लेक्चर जो पढ़ोगे, बॉन्डिंग का लेक्चर है, आयनिक बंध और सहसंयोजक बंध के बारे में ये जो लेक्चर हैं, ये लेक्चर आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। और आपको सारे चैप्टर्स सिस्टमेटिक यूनिट वाइज देखना हो तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर सर्च कीजिए, यूनिट 1 मिलेगी आपको, उसके लेक्चर सारे खुल जाएंगे। यूनिट 2 जब देखोगे आप प्लेलिस्ट में तो उसके सारे लेक्चर से खुल जाएंगे। यूनिट 3 देखोगे तो उसके सारे लेक्चर से खुल जाएंगे। और अभी अपन प्रेजेंट में पढ़ रहे हैं यूनिट 4, सिस्टमेटिक तरीके से हम जो है पढ़ रहे हैं। तो शुरुआत करें अपन यूनिट 4 की बात आज, और आज पढ़ेंगे अपन रासायनिक बंध के बारे में। किसके बारे में? रासायनिक बंध के बारे में पढ़ेंगे। बंध कहो तो भी ठीक है और आबंध कहो तो भी ठीक है, कोई बात नहीं है ना। तो आज अपन रासायनिक आबंध के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो रासायनिक आबंधन अलग अलग प्रकार के हैं, आयनिक बंध, सहसंयोजक बंध, उप सहसंयोजक बंध, हाइड्रोजन बंध, इस प्रकार के अलग अलग प्रकार से क्या होते हैं, बॉन्ड होते हैं। आपके जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आज जो बात करेंगे, हम बात करेंगे आयनिक बंध कैसे बनता है और सहसंयोजक बंध कैसे बनता है। मतलब आज जो इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं आयनिक बंध और सहसंयोजक बंध के बारे में। तो देखिए, पहला है आयनिक बंध, है ना, आयनिक बंध, या इसको एक और ये कह सकते हैं आयनिक बंध भी कहो तो भी ठीक है, या इसको विद्युत संयोजक बंध भी कहो तो भी ठीक है। विद्युत संयोजक बंध, ओके, आयनिक बंध या विद्युत संयोजक बंध कहे तो भी ठीक है। तो यहां पर आपके सामने जो नाम आया है, क्या आया है? आयन, आयनिक, आयनिक मतलब आयन। और आयन जो होते हैं कितने, 2 प्रकार के होते हैं आयन, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। पॉजिटिव आयन और क्या होता है, नेगेटिव आयन। अब आपको मैं सीधा समझा देता हूँ कि जैसे कि ये Na है, ठीक है, ये Na है। अगर Na में से एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाए तो क्या प्राप्त होगा आपको? Na+ प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? Na+। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जो सोडियम होता है इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? 11 है। और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? ध्यान से देखिएगा, न्यूट्रॉन की संख्या तो इसमें 12 होती है वैसे, लेकिन अभी न्यूट्रॉन की संख्या की बात न करें, सिर्फ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखिए अपन, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी है? 11 है, ठीक है। तो सोडियम में प्रोटॉनों की संख्या भी 11 है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई आवेश नहीं रहता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहता है, ये आपको पता होगा। अब Na+ के अंदर देखेंगे तो प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? 11 ही है, और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई? कम हो गई, 1 कम हो गई, 10 हो गई। तो प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन के सापेक्ष 1 अधिक है, तो 1 अधिक है तो इसी के कारण इसके ऊपर क्या लगा? चार्ज लगा। मतलब इसमें Na+ में 1 प्रोटॉन ज़्यादा है, किससे? Na की अपेक्षा। अगर बराबर है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या तो तब आपको कोई आवेश लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर इस Na में प्रोटॉन की संख्या भी 11 है और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 11 है, इसके ऊपर कोई चार्ज लगा हुआ है, ना तो नेगेटिव लगा रखा ना पॉजिटिव लगा रखा। इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज लग गया, मतलब इसमें प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा है। कुल मिला के कहना क्या है कि जो नाभिक है उसके अंदर क्या है? प्रोटॉन्स पाए जाते हैं। तो 11 प्रोटॉन्स लिखोगे इसके अंदर, कितने प्रोटॉन्स है? 11 प्रोटॉन्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 प्रोटॉन्स है। ये हो गया सोडियम का नाभिक। फिर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, होते हैं पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 इलेक्ट्रॉन, समझ रहे होंगे। तीसरी कक्षा में होता है इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये इसमें 11 इलेक्ट्रॉन हो गई है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 इलेक्ट्रॉन हो गए। समझना आप, प्रोटॉन कितने? 11 है। ये किसकी संरचना है? Na की, सोडियम की। Na+ में क्या होगा कि 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया, प्रोटॉन तो कम नहीं होना, 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया यहाँ से, चलो 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो ये हो गया Na+। Na+, समझ में आ रहा ना? पहले क्या था? 1 इलेक्ट्रॉन और यहाँ लगा दूं तो Na था, और अभी क्या है? ये Na+। तो Na+ में कितने हैं? Na+ में आप गिन के बताओ, प्रोटॉन कितने हैं? 11 हैं और इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10 है। तो ये भी कह सकते हैं कि Na का आकार तो क्या होगा? बड़ा होगा, और Na+ का क्या होगा? छोटा होगा।
क्यों छोटा होगा? क्योंकि Na के अंदर तो कितनी कक्षाएं थी? 3 कक्षाएं, और Na+ के अंदर कितनी कक्षाएं रह जाएगी? 2 कक्षाएं रह जाएगी। कितनी कक्षाएं रह जाएगी? 2 कक्षाएं रह जाएगी। तो ये है आयन से बना। ऐसे ही ऋण आयन बनता है। ऋण आयन में जैसे कि मैं बात करूं कि ये क्लोरीन लिखा, तो क्लोरीन में प्रोटॉनों की संख्या कितनी है भैया? 17, और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 17। ध्यान से, अब Cl- जब नेगेटिव चार्ज रख गया मतलब एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? बढ़ गया। एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? बढ़ गया। तो यहाँ पे लिखूं मैं, प्रोटॉन की संख्या तो 17 ही है। नेगेटिव पॉजिटिव लगो, प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन तो नाभिक में है तो ये निकलते नहीं है ना, तो ये जो है प्रोटॉन की संख्या उतनी की उतनी है। इलेक्ट्रॉन कितने हो गया? एक बढ़ा दो, एक नेगेटिव लग गया मतलब एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा दो। तो प्रोटॉन के सापेक्ष इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है? एक अधिक है, इसीलिए क्लोरीन के ऊपर क्या लगा दिया अपनों ने? नेगेटिव चार्ज लगा दिया। समझ में आ रहा है? तो आयनिक बंध में क्या होता है कि धन आयन और ऋण आयन से क्या बनता है? आयनिक क्रिस्टल बनता है। धन आयन और ऋण आयन के बीच में एक विद्युत आकर्षण बल काम करता है। ठीक है, तो एक तरह से जो NaCl बना, तो NaCl के बीच में आयनों के कारण बंध बना, तो NaCl के बीच का जो ये बंध है, ये बंध कौन सा कहलाएगा? ये आयनिक बॉन्ड कहलाएगा। कौन सा बंध कहलाएगा? ये आयनिक बंध, क्योंकि ये आयनों से मिलकर ये बंध बना है, तो इसको कहूंगा मैं आयनिक बंध कहूंगा। समझना आप, आयन बनने में क्या होता है? आयन जब इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन त्यागना, ये इलेक्ट्रॉन त्यागना, इलेक्ट्रॉन त्यागना, जब इलेक्ट्रॉन त्यागा जाएगा, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रोसेस होगी। इलेक्ट्रॉन त्याग दिया इसने, Na ने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, तो क्या बन जाएगा? धन आयन। और अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाए, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाए, ध्यान से देखना, इलेक्ट्रॉन यदि ग्रहण किया जाए, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जा रहा है, तो आपको क्या मिलेगा? ऋण आयन मिलेगा। यदि इलेक्ट्रॉन ग्रहण होगा तो ऋण आयन बनेगा, यदि इलेक्ट्रॉन त्यागा जाएगा तो धन आयन बनेगा। यहाँ तक क्लियर होगा आपको। तो इलेक्ट्रॉन त्यागना और ग्रहण करना ये प्रोसेस चलती है। और इलेक्ट्रॉन त्यागना और ग्रहण करना ये क्यों प्रोसेस चलती है? अष्टक पूरा करने के लिए। क्या पूरा करने के लिए? अष्टक। तो यहाँ पर आपको अपने थॉट्स बहुत क्लियर रखने हैं, तभी आपको केमिस्ट्री समझ में आएगी, और आप बुक्स साथ में लेके बैठोगे तभी आपको केमिस्ट्री समझ में आएगी। अदरवाइज केमिस्ट्री ओनली वीडियो देखने समझ में नहीं आएगी। तो आपके पास जो भी बुक्स हो, कृपया आप उसको खोल के सामने लेके फिर वीडियो देखिए, आपको 100% बिल्कुल मज़ा आएगा कि कौन सा टॉपिक पढ़ रहा हूँ, इससे रिलेटेड उसको थ्योरी पढ़िए, फिर वीडियो देखिए, फिर थ्योरी पढ़िए। क्लियर? आपको सारी चीज़ें समझ में आई गई। तो इलेक्ट्रॉन त्यागना और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना ये क्यों प्रोसेस होती है? क्या होता है कि परमाणु में अपने को स्थायित्व बनाने का गुण पाया जाता है कि कैसे मैं स्थायी हो जाऊं। तो अक्रिय गैसें जो होती है, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान, ये क्या होती है? अक्रिय गैसें होती है। इनका अष्टक पूरा होता है, मतलब इनके जो कोश में, बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे भरे होते हैं। हीलियम में 2 होते हैं, तो पहली कक्षा में 2 की आवश्यकता होती है। तो हीलियम में बाहरी और पहली कक्षा एक ही बात है, तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। बाकी सभी के पास में नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान, रेडॉन, सभी के पास में बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, मतलब अष्टक पूरा होता है। अष्टक पूरा होता है इसलिए उनको क्या कहते हैं? स्थायी कहते हैं। स्थायी है, वो अक्रिय है। ध्यान रखना एक बात और, आप जब भी लेक्चर देखो तो पुराने लेक्चर जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको अगर मालूम होगा तो आपको ये चीज़ें आगे समझ में आएगी। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही नहीं लिखना आएगा तो आगे की चीज़ें कैसे समझ में आएगी? अब आपको मैं बताता हूँ, इसमें आगे ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी होगी। अब देखिएगा आप कि सोडियम में अगर इलेक्ट्रॉन की लिखेंगे अपन कि कितने क्या इलेक्ट्रॉन होते हैं सोडियम के पास, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी? 11 है। कितनी? 11 है। और 11 है तो पहली कक्षा में कितने? 2, दूसरी में कितने? 8, और तीसरी में कितने? 1। अब यदि सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन त्याग ले तो बाहरी कक्षा में इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 8। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन त्याग लिया, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन ही है, तो 2 और कितने हो गए? 8। सोडियम Na+ के पास कितने? तो 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर संरचना क्या हो जाएगी? 2 और 8 हो जाएगी। समझ में आ रहा ना? Na+, ये Na+ की बात करूं, 2 और 8, 10 इलेक्ट्रॉन रह गए। 11 इलेक्ट्रॉन, 2, 8, 1, तो ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। अब 2 और 8 बचे। ऐसे क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 17 इलेक्ट्रॉन है। तो 17 इलेक्ट्रॉन कैसे? 2, 8 और 7। तो सोडियम, इसके क्लोरीन के बाहरी कोश में आपको कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? 7 इलेक्ट्रॉन। तो 7 इलेक्ट्रॉन त्यागने के बजाय 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना आसान हो रहा है। तो ये क्या करेगा कि 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर क्या बना? Cl-।
तो देखो यहाँ पे 2 लिखा, फिर 8 लिखा, फिर 8 लिखा, अष्टक भाई साहब इसका भी पूरा हो गया। इसने इलेक्ट्रॉन त्याग कर अपना अष्टक पूरा किया, इसने क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपना अष्टक पूरा किया। दोनों कंडीशन समझ में आ गई। सोडियम ने इलेक्ट्रॉन त्याग कर अपना अष्टक पूरा किया, इलेक्ट्रॉन त्याग कर, और क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपना अष्टक पूरा किया। तो क्लोरीन क्या बन गया, क्लोरीन माइनस बन गया, और सोडियम का बन गया Na प्लस बन गया, Na प्लस बन गया, Cl माइनस बन गया। तो ये कहानी होती है इलेक्ट्रॉन त्यागना और ग्रहण करना। ठीक है, आयनिक बंध या विद्युत संयोजक बंध, तो यह विद्युत आकर्षण बल है ना, जो धनायन व ऋणायन को एक साथ बांधता है, आयनिक बंध या विद्युत संयोजक बंध कहलाता है। इस प्रकार प्राप्त यौगिक आयनिक या वैद्युत संयोजक, आयनिक या वैद्युत संयोजक यौगिक कहलाते हैं, यौगिक कहलाते हैं। नोट कर लीजिएगा बेटा, इस प्रकार प्राप्त यौगिक आयनिक या विद्युत संयोजक यौगिक कहलाते हैं। समझ में आया। एग्जाम्पल की अगर बात करूं मैं, एग्जाम्पल जैसे उदाहरण के तौर पर मैं यहाँ पे बात करूं कि ये लिया अपनों ने Na, ठीक है, क्या लिया अपनों ने Na, और Na के बाहरी कोश में जो अगर अपन इलेक्ट्रॉन की बात करें तो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं Na के पास बाहरी कोश में, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका क्या होगा 2, 8 और 1 प्लस Cl के पास बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन। तो ये Cl के पास बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन बना रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6, ये 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। Na के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है भैया, 7 इलेक्ट्रॉन। तो ये लिखा मैंने 2 8 और ये 7, समझना ध्यान से। अब क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसने इसको दे दिया, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 8, और इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन 0 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। तो यहाँ पर इसको इसके ऊपर कौन सा चार्ज लग जाएगा, पॉजिटिव चार्ज लग जाएगा। क्या लग जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो देखिए ये है Na प्लस 2 और 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, प्लस Cl 1 2 3 4 5 6 7 8, ये नेगेटिव चार्ज लग गया। मतलब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 8 और 8। बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार ये जो बनेगा यौगिक वो क्या बनेगा, आयनिक यौगिक Na प्लस और Cl माइनस NaCl, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ये NaCl। ठीक है, इसको क्या कहेंगे अपन, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। और सोडियम क्लोराइड में जो क्लोरीन और ऑक्सीजन सोडियम के बीच में जो बंध है, उस वाले बंध को मैं क्या कहूँगा, आयनिक बंध कहूँगा। क्या कहूँगा, इसके बीच में जो बॉन्डिंग है, जो आकर्षण बल है, विद्युत आकर्षण बल, उस विद्युत आकर्षण बल को क्या कहेंगे अपन, आयनिक बंध कहेंगे। ठीक है, या विद्युत संयोजक बंध कहेंगे। तो मेरे हिसाब से आपको ये चीज़ सारी समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसी प्रकार से कई यौगिक हैं, जैसे MgCl2 के बीच में, तो मैग्नीशियम क्लोराइड में तो मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो भी कौन सा है, विद्युत संयोजक या आयनिक बंध होता है। तो आयनिक बंध की डेफिनेशन ये हो गई। अपनों ने एग्जाम्पल बहुत अच्छी तरह से NaCl का समझा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपन फिर बढ़ते हैं आगे। आयनिक बंध को प्रभावित करने वाले कारक, आयनिक बंध को प्रभावित करने वाले कारक। तो साथियों, ये हैं आयनिक बंध को प्रभावित करने वाले कारक। आयनिक बंध को प्रभावित करने वाले कारकों में आयरन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी और चालक ऊर्जा, ये 3 चीजें हैं आयनिक बंध को प्रभावित करने वाले कारक। प्रभावित करने वाले कारकों से तात्पर्य ये है कि किस कंडीशन में आयनिक बंध जो है स्ट्रॉन्ग बनेगा, किस कंडीशन में स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगा, किन के बीच आयनिक बंध बनने की संभावना है और किन परमाणुओं के बीच आयनिक बंध बनने की संभावना नहीं है। समझ में आया। मतलब कुल मिला के आयनिक बंध बनने की संभावना की बात करें तो जो प्रबल धन विद्युती है और प्रबल ऋण विद्युती है, उनके बीच में जो आयनिक बंध बनता है वो स्ट्रांग आयनिक बॉन्ड बनेगा। मतलब वो यौगिक प्रबल धन विद्युती और प्रबल ऋण विद्युती आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, आयनिक यौगिक बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए, तो किसी आयरन एंथैल्पी, तो जो प्रबल धन विद्युती होते हैं उनकी आयरन एंथैल्पी क्या होती है, कम होती है। क्या होती है, कम। जो प्रबल धन विद्युती तत्व कौन से हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, इनको क्या कहते हैं, क्षार धातुएं। क्या कहते हैं, क्षार धातुएं। ओके। और प्रबल ऋण विद्युती कौन सी है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनको क्या कहते हैं,
हेलोजन, क्या कहते हैं इनको? हेलोजन, या समूह 17 के तत्व, समूह 17 के तत्व, समूह 17 के तत्व। ये क्या है? प्रबल ऋण विद्युती, प्रबल ऋण विद्युती तत्व हैं, इनको प्रबल ऋण विद्युती तत्व कहा। इनको प्रबल धन विद्युती, क्या कहा? धन विद्युती, प्रबल धन विद्युती, और यह है प्रबल ऋण विद्युती। तो इनकी जो आयनन ऊर्जा क्या होती है? बहुत कम होती है, आसानी से धनायन बना लेते हैं। तो आयनिक बंध बनाने के लिए क्या चाहिए? धनायन तो जरूरी है ना, धनायन नहीं होगा तो आयनिक बंध कहाँ से बनेगा? तो किसी धनायन बनाने वाले परमाणु की आयनन एंथैल्पी जितनी कम होती है, परमाणु उतनी ही अधिक आसानी से आयनिक बंध बनाता है। इसमें आगे आप लिख सकते हो कि क्षारीय धातुओं की आयनन एंथैल्पी बहुत कम होती है, ठीक है, आयनन एंथैल्पी बहुत कम होती है, ये आसानी से धनायन बना लेती है, इसलिए इनमें आयनिक यौगिक बनाने का गुण पाया जाता है। क्लियर है? अब बात करें इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। तो किसी ऋणायन बनाने वाले परमाणु की, ऋणायन ये बनाते हैं, ऋणायन बनाने वाले परमाणु की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी जितनी अधिक होती है, परमाणु उतनी ही आसानी से क्या बनाता है? आयनिक बंध। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी मतलब जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, जितना जल्दी ऋणायन बना लेगा, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी होती है, जितनी अधिक होगी, परमाणु उतनी आसानी से क्या बनाता है? आयनिक बंध बनाता है। तो इसमें ये लिख सकते हैं कि समूह 17 के तत्व आसानी से क्या बना देते हैं? ऋणायन बना लेते हैं। इनकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्या होती है? अधिक होती है, इसलिए ये आयनिक यौगिक बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं। धीरे धीरे सारी चीज़ें आपको समझ में आती जाएगी। अब बात करते हैं झालक ऊर्जा। तो जो आयनिक यौगिक बनता है वो किससे बनता है? धन आयन और ऋण आयन के योग से। तो धन आयन और ऋण आयन जब आपस में मिलते हैं तो ये कंपाउंड बन गया, इसको कह रहा हूँ आयनिक यौगिक। तब जो ऊर्जा उत्सर्जित होगी, ये मिलेंगे आपस में, तो ऊर्जा क्या होगी? उत्सर्जित। और उस उत्सर्जित ऊर्जा को ही बेटा अपनों ने क्या कहा? झालक ऊर्जा। आयनिक यौगिक बनने में, या आयनिक यौगिक बनता है, आयनिक यौगिक बन रहा मतलब धन आयन और ऋण आयन आपस में क्या हो रहा है? अट्रैक्ट हो रहे। तो धन आयन और ऋण आयन का अट्रैक्शन से क्या बनता है? जो आयनिक क्रिस्टल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? आयनिक क्रिस्टल का निर्माण होता है सॉलिड फॉर्म में। तो जो आयनिक यौगिक रहते हैं वो किस अवस्था में पाए जाते हैं? ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, और प्रबल आकर्षण विद्युत संयोजक बंध द्वारा आपस में अट्रैक्ट रहते हैं। तो झालक ऊर्जा, तो 1 ग्राम मोल आयन, 1 ग्राम मोल आयन, ये क्रिस्टल बन गया, 1 ग्राम मोल आयन क्रिस्टल, उसके रचक आयन, रचक आयन कौन से? ये रचक आयन, इनसे ये इनसे बन रहा है, इसलिए इनको क्या कहा? रचक आयन। उसके रचक आयनों द्वारा बनने में क्या होती है? ऊर्जा उत्सर्जित होती है, ऊर्जा उत्सर्जित होती है। बनने में ऊर्जा की उत्सर्जित मात्रा आयनिक बंध की क्या कहलाती है? झालक ऊर्जा। जो ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है उसी को क्या कहा बेटा आपने? झालक ऊर्जा कहा। ये झालक ऊर्जा, ठीक है। मतलब 1 ग्राम मोल आयन क्रिस्टल के उसके अवयवी रचक आयनों, ये अवयवी रचक आयनों द्वारा बनने में ऊर्जा उत्सर्जित होती है। ये जब आप पास में आ रहे हैं तो ऊर्जा क्या आ रही? निकल रही है। बनने में ऊर्जा उत्सर्जित होती है, तो बनने में ऊर्जा की उत्सर्जित मात्रा आयनिक बंध की झालक ऊर्जा कहलाती है। यह झालक ऊर्जा जितनी अधिक होगी, मतलब जितनी ज़्यादा ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है, उतना ज़्यादा बॉन्ड क्या हो रहा? स्ट्रॉन्ग हो रहा, उतना ज़्यादा आकर्षण बढ़ता जा रहा है। तो यह झालक ऊर्जा जितनी अधिक होगी, आयनिक यौगिक या आयनिक बंध उतना ही क्या होगा? अधिक स्थायी होता है। तो ये है आयनिक बंध को प्रभावित करने वाले कारक। समझ में आया? अपनों ने शुरुआत से देखी आयनिक बंध क्या होता है, इलेक्ट्रॉन त्यागना क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण क्या होता है। अब बात करें अपनों ने कि आयनिक बंध प्रभावित करने वाले कारक। अब अपन बात करते हैं कि आयनिक यौगिकों के गुण क्या हैं। अब अपन बात करते हैं आयनिक यौगिकों के गुण कौन कौन से हैं। आयनिक यौगिकों के गुणों में सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था, गलनांक व क्वथनांक, विलेयता, वैद्युत चालकता, अदिशात्मक प्रवृत्ति। तो ये है आयनिक यौगिकों के गुण। भौतिक अवस्था, आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, ये क्रिस्टल के रूप में प्राप्त होते हैं। जैसे नमक, गलनांक व क्वथनांक, इनके गलनांक व क्वथनांक अति उच्च होते हैं। विलेयता, ये ध्रुवीय विलायकों में विलेय होते हैं, अध्रुवीय विलायकों जैसे बेंजीन में अविलेय है। वैद्युत चालकता, ये गलित अवस्था या विलयन की अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं, तो विद्युत चालक होते हैं। गलित अवस्था में विद्युत चालक होते हैं। अदिशात्मक प्रवृत्ति, आयनों के बीच आकर्षण बल या बंध की निश्चित दिशात्मक प्रवृत्ति नहीं होती है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका जल्दी से। एक और है लास्ट, आयनिक क्रिया। आयनिक क्रिया, आयनिक यौगिकों के मध्य क्रिया समझना है ना। आयनिक यौगिकों की मध्य क्रिया ठोस अवस्था में नहीं होती है, इनके मध्य क्रिया गलित या विलयन अवस्था में होती है। तो साथियों, आज जो है अपनों ने आयनिक बंध क्या है,
आयनिक बंध को प्रभावित करने वाले कारक। ओके, और आयनिक यौगिकों के गुण पढ़ लिए। अगले लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं सहसंयोजक बंध क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, सहसंयोजक बंध के क्या कैरेक्टर्स हैं, ये सारी डिस्कशन अपन अगले लेक्चर में करेंगे। तो आज अपना आयनिक बंध वाला टॉपिक फिनिश। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे सहसंयोजक बंध के बारे में। ओके साथियों, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।